हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर चैनल एस सी आई तक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब से एक विशेष प्रकार की केमिस्ट्री, स्पेशल केमिस्ट्री के बारे में। बिना इस केमिस्ट्री को पढ़े हुए हमें केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ जानकारी ही नहीं होगी। तो केमिस्ट्री क्या है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासतौर पर एक IUPAC सेक्शन आपने सुना हुआ होगा। जो बिना IUPAC सिस्टम के केमिस्ट्री पढ़ता है उसे केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। और इंट्रोडक्शन लेने के बाद फिर हम आते हैं IUPAC सेक्शन पे। IUPAC सेक्शन का पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन, प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने के बाद इसका क्लासिफिकेशन के बाद आएंगे फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। तो एकदम बेस से लेकर के एडवांस लेवल तक जाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। पहले इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है सर? ऑर्गन्स से जो केमिस्ट्री बन के आती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम प्लांट और एनिमल्स बोथ कॉम्बाइन सेक्शंस का अध्ययन करते हैं। मीन्स ऐसे कुछ यौगिक, ऐसे कुछ कंपाउंड्स जो कहाँ से मिलते हैं, केवल प्लांट से और जीवों से। तो ऐसे प्राप्त यौगिकों को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब मीन्स कार्बनिक रसायन कहा जाता है। ऐसी सर्वप्रथम अवधारणा, ऐसी स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को किसने दिया था? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्हें हम केमिस्ट्री का फादर आज जानते हैं, लेवोजियर ने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह केमिस्ट्री होती है जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होती है। मतलब प्लांट से और एनिमल से जो केमिस्ट्री प्राप्त होती है, जो केमिकल्स प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी वजह से इसका ऑर्गेनिक नाम भी रखा उन्होंने। ठीक है, बात समझ आ गई शुरुआत में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। अब फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था वर्जीलियस ने क्या बताया? वर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे ये सेपरेट किए जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अच्छा सर, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्टिंग में लेवोजियर ने ही बताया था। लेवोजियर ने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें धरती की सतह के बीच से निकाला जाता है, मीन्स माइंस के द्वारा जिन्हें प्राप्त किया जाता है। और जिन्हें एक्सट्रैक्शन वगैरह मेथड से जो हम पढ़ते हैं धातु कर्म में, मेटलर्जी में, उन मेटल्स को, कुल मिलाकर के एलिमेंट्स को, मेटल्स को, कंपाउंड्स को जिन्हें धरती के द्वारा या धरती के गर्भ से प्राप्त किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और कार्बन और उसके अलावा कार्बन के साथ साथ अभी मैंने कहा कि जैसे जीव जंतुओं से जो प्राप्त करते हैं ऑर्गेनिक, उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अभी कि एक और वैज्ञानिक हुआ करते थे वर्जीलियस ने क्या बताया जानकारी? वर्जीलियस ने कहा कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इनको निकाला कैसे जाता है, इनको अलग कैसे किया जाता है अकार्बनिक रसायनों से। मीन्स इनऑर्गेनिक से कैसे अलग किया जाता है, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से कैसे अलग किया जाता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले एक थ्योरी दी इन्होंने। उस थ्योरी को कहा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल थ्योरी कहा जाता है। वर्जीलियस की वाइटल थ्योरी आई और इस थ्योरी के द्वारा इन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखते हैं हम जरा कि इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसे कहा इन्होंने अमोनियम साइनेट, NH4CNO, अमोनियम साइनेट लिया इन्होंने। अब इस अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म किया। वोलर ने कहा क्या, वर्जीलियस ने क्या कहा? वर्जीलियस ने कहा कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे अलग किया जाएगा। और इन्हीं के एक शिष्य हुआ करते थे, इन्हीं के एक चेले थे, क्या नाम था उनका? वोलर ने ये काम किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट और इसको गर्म किया। और गर्म करने के बाद इन्होंने क्या प्राप्त किया? गर्म करने के बाद इन्होंने यूरिया प्राप्त किया, NH2CONH2, यूरिया प्राप्त किया इन्होंने गर्म करने के बाद इसे।
तो सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सेक्शन से किसने अलग किया? किसने अलग किया सर? वोलर ने। मैं साइंटिस्ट नेम लिख देता हूं, वोलर। और ये साइंटिस्ट कौन थे? ये साइंटिस्ट कौन थे? ये साइंटिस्ट थे बर्जीलियस के शिष्य, बर्जीलियस के चेले थे, वोलर। अब बर्जीलियस ने क्या किया सर? बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया। आपको इतना याद रखना है, जैव शक्ति सिद्धांत दिया, वाइटल थ्योरी दी इन्होंने, बर्जीलियस ने वाइटल थ्योरी दी। अब इस थ्योरी का क्या काम होता है सर? इस थ्योरी का काम होता है कि जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे उन्हें प्राप्त किया जाता है। तो इसे कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। किसने दिया था ये दिया था बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस वैज्ञानिक ने ये दिया था, बर्जीलियस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया हुआ था। ठीक है, उसे कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि ये जैव शक्ति सिद्धांत के द्वारा वोलर ने क्या किया? अमोनिया प्राप्त किया, वो सारी क्या नाम है इसका, यूरिया प्राप्त किया। ये यूरिया है, यूरिया प्राप्त किया। और कई वैज्ञानिक भी जिन्होंने कुछ अलग अलग कंपाउंड्स प्राप्त किए। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था कोलवे। क्या नाम हुआ करता था? कोलवे। अब उस वैज्ञानिक ने क्या प्राप्त किया? सॉरी, कोलवे वैज्ञानिक हुआ करते थे, जैसा अभी मैंने नाम बताया आपको, कोलवे। इन वैज्ञानिक ने क्या प्राप्त किया? इनऑर्गेनिक सेक्शन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने एसिटिक एसिड को पहले प्राप्त किया। एसिटिक एसिड को प्राप्त किया। एसिटिक एसिड CH3COOH को प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? कोलवे साइंटिस्ट ने प्राप्त किया इसको। और उसके बाद कोलवे के बाद एक और साइंटिस्ट हुआ करते थे, बेर्थोलेट। क्या नाम बोला मैंने? बेर्थोलेट। बेर्थोलेट साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने क्या प्राप्त किया? मेथेन प्राप्त किया। मेथेन, फॉर्मूला CH4 होता है। ये सब किसके सिद्धांत पे है? ये सब सारा का सारा जैव शक्ति सिद्धांत पे है। जैव शक्ति सिद्धांत वाइटल थ्योरी से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से क्या किया जा रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की व्युत्पत्ति की जा रही है, एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, इनको अलग किया जा रहा है इनको। कोलवे ने किसे अलग किया सर? CH3COOH को अलग किया। बेर्थोलेट ने किसे अलग किया सर? मेथेन को अलग किया। ठीक है, और मेथेन को एक और बात बोली जाती है, मेथेन को एक और नाम में बोला जाता है, क्या? मार्स गैस। मार्सेस मीन्स होता है कीचड़, मार्स गैस, मार्सेस गैस, कीचड़ में पाई जाने वाली गैस, इसे कहते हैं मार्स गैस। एसिटिक एसिड, इसको कहते हैं सिरका का एसिड, विनेगर एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारियां हो गई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं। स्टार्टिंग में ऐसी थ्योरियां दी गई कि सर पूरा का पूरा किससे प्राप्त किया गया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक सेक्शन से ही प्राप्त किया गया। और इनऑर्गेनिक सेक्शन से कैसे प्राप्त किया ये बात एक सिद्धांत के द्वारा बताई गई। किसके सिद्धांत के द्वारा? जैव सिद्धांत के द्वारा, वाइटल थ्योरी के द्वारा। ये सिद्धांत सर रिप्रेजेंट किसने दिया था, करा किसने था, बताया किसने था? बर्जीलियस ने। इस सिद्धांत को अप्लाई किसने किया सर्वप्रथम? वोलर ने। इन्हीं के शिष्य थे वोलर। और उन्होंने क्या किया सर? अमोनियम साइनाइड कंपाउंड लिया और इस अमोनियम साइनाइड कंपाउंड को हीट किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या प्राप्त किया? यूरिया प्राप्त किया। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक हुआ करते थे कोलवे। कोलवे ने क्या प्राप्त किया सर? एसिटिक एसिड प्राप्त किया। बेर्थोलेट ने मेथेन प्राप्त किया। ये छोटी सी जानकारी हो गई और हम थोड़ा सा और आगे सेक्शंस पे पढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको शुरुआत की जानकारियां बताई कि ये ऑर्गेनिक सेक्शंस को इनऑर्गेनिक सेक्शन से अलग किया गया। अब सर ये ऑर्गेनिक सेक्शन को अलग क्यों किया गया और ऑर्गेनिक सेक्शन में ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से इनको अलग कर लिया गया इनऑर्गेनिक सेक्शन से? तो सर बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूं आपको, समझिएगा कि ऑर्गेनिक सेक्शंस में मेन जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट होता है कार्बन। उस कार्बन की क्वालिटी की वजह से, उस कार्बन के नेचर की वजह से हम ऑर्गेनिक सेक्शंस को अलग कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सेक्शन से। तो पहले कार्बन के नेचर ये डिफरेंट क्यों है अदर एलिमेंट से, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कार्बन का नेचर है वो डिफरेंस है कौन सा?
उसकी बात करते हैं। तो पहला कार्बन का नेचर कौन सा डिफरेंस है सर? सबसे पहली बात कार्बन का जो होता है, कार्बन के पास श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन के पास श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कैटेनेशन नेचर फाइंड इन कार्बन। अब ये समझने आ चाहिए कैटेनेशन नेचर क्या है। कैटेनेशन नेचर का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो कैसे बॉन्ड्स बना रहा है और बॉन्ड्स बनाने के बाद अदर कंपाउंड्स को कैसे जोड़ रहा है या अदर एलिमेंट्स को खुद में कैसे जोड़ रहा है और जोड़ करके श्रृंखला कैसे बना रहा है, चेन कैसे बना रहा है। तो आपको सुना ही होगा, बहुत जानकारी होगी आपको, आपने पुरानी क्लासेस में भी सीखा होगा, छोटी क्लासेस में, कि सर एक कार्बन ऐसा यौगिक होता है जो बहुत सारे यौगिकों को बना के रखता है। कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जो बहुत सारे यौगिकों को बनाता है, खुद से उससे बनते हैं बहुत सारे यौगिक। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो श्रृंखलित होता है। कार्बन बहुत ज्यादा श्रृंखलित होता है, चेन्स बनाता है, मतलब खुद से दूसरों को अपने आप में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। सर ये कनेक्शन क्यों होती है कार्बन से अदर एलिमेंट्स की? तो कार्बन की खासियत होती है कि ये बहुत प्रबल सहसंयोजी बंध बनाता है, किसी और के साथ में भी और खुद के साथ में भी, किसी और तत्व के साथ में भी और खुद कार्बन के साथ भी ये क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। कैसे कनेक्ट होता है सर? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ये कार्बन क्या करता है, दूसरे एलिमेंट्स को और खुद के एलिमेंट्स से, दूसरे एलिमेंट्स से और खुद के भी एलिमेंट से ये अपने आप जुड़ता जाता है और जुड़ करके क्या करता है, लंबी चेन बनाता है, लंबी चेन बनाता है। अब बताओ, बहुत लंबी चेन बनाएगा तो ये कंपाउंड्स का नेचर अलग हो गया सबसे। इसलिए एक ऐसा कारण था कि कार्बन को क्या किया गया, कार्बनिक कंपाउंड्स को क्या किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या किया गया, एक अलग सेक्शन में बांट दिया गया। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, श्रृंखलन पाया जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रबल सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं? प्रबल सहसंयोजी बंध से जुड़ते हैं ये। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं ये, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, खुद से भी कनेक्शन होता है इनका, और साथ साथ कार्बन के अलावा भी ये और एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन से और अदर एलिमेंट्स से ये क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ करके क्या करते हैं, बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग किया गया इनऑर्गेनिक से। अलग रखने का ये रीजन था, एक तो पहला मेन रीजन था ये, और भी कई रीजन थे सर, हाँ बिल्कुल और थे कई। दूसरा क्या था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सर कार्बन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं, कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, कुछ तो सिंपल स्ट्रक्चर रखते हैं, बट बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं और ज्यादा जटिल संरचनाएं रखते हैं। जटिल मतलब उलझी हुई संरचनाएं रखते हैं। इस वजह से भी इनको अलग ही पढ़ लिया जाता है, अलग ही इनको कर दिया गया है। सर ये अलग रहेंगे तो इनको अलग से स्टडी की जाएगी, इनके बारे में आसान रहेगा इनको पढ़ना। इनऑर्गेनिक सेक्शन को अलग एकदम कर दिया गया, इनको और इनके कंपाउंड्स को अलग किया गया। सर क्यों अलग किया गया? इनके पास श्रृंखला गुण पाया जाता है जिससे बहुत सारे कंपाउंड्स को ये बना सकते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स को अगर जोड़ेंगे एक साथ तो क्या बनेगा, जटिल संरचनाएं बनेगी, कार्बन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक और रीजन मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखा कि सर ये कार्बन जो होते हैं ना, बहुत जटिल संरचनाएं बनाते हैं, कार्बन जटिल संरचनाएं बनाते हैं। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे जटिल संरचनाएं बनाते हैं, कैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। बहुत ज्यादा ये उलझी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं इनके अंदर। जैसे मैं कहूं तो सर एरोमेटिक वाले, शायद आप अभी नहीं समझ पाएंगे, है ना,
जो थोड़ा बहुत बताए पढ़े होंगे आईयूपीएसी वो जान पाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो उनकी संरचनाएं बड़ी जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। और बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, एलिसाइक्लिक वाले बहुत सारे होते हैं जिनकी संरचनाएं जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो इस वजह से इनको अलग कर दिया गया। एक ये रीजन था। और तीसरा रीजन था ये कि इन कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इन कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं भी बताता हूं क्या है कहानी। कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत ज्यादा है, की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में सर? इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में ही बहुत ज्यादा है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसकी क्या है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are found in excess amount, are found in excess amount। और ये भी एक बेसिक रीजन था जिसकी वजह से क्या किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग कर दिया गया। सर ये संख्याओं की बात आप करने वाले थे, बिल्कुल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्याएं क्या है सर? करीब 50 लाख से भी ऊपर, 50 लाख से ऊपर कंपाउंड्स हैं। अब अगर इनको इनऑर्गेनिक के साथ रख के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे? इनऑर्गेनिक के सर कितने हैं? बहुत कम है, मुश्किल से 2.5 से 2 लाख, 2 लाख, 2 से 2.5 लाख, 2-2.5 लाख इसके आसपास है। अब इनकी संख्या कितनी है सर? मैंने कहा 50 लाख। कितने ज्यादा हो गए ये इनऑर्गेनिक से, इस वजह से इनको इनऑर्गेनिक से अलग ही कर दिया गया। तो ये मेन बेसिक 3 रीजन था जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग कर दिया गया। मींस कार्बन वाले कंपाउंड्स को अलग कर दिया गया। और सारे कार्बनिक रसायन में, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? कार्बन तो निश्चित रूप से प्रेजेंट होगा। अब कार्बन के अलावा भी क्या हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है सर। कार्बन जिससे जुड़ेगा, कार्बन जिसको जोड़ेगा अपने साथ। कार्बन अगर कार्बन को जोड़ रहा है तो वो प्योर कार्बनिक कंपाउंड हो गए, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। उसके अलावा किसको जोड़ सकता है सर कार्बन? तो कार्बन बहुत सा लोगों को जोड़ सकता है, अपने साथ कनेक्ट कर सकता है, किन्हें कर सकता है? हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना? इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ सकता है। और किन्हें जोड़ सकता है? ये सल्फर एटसेट्रा। औरों को भी ये जरूरत पड़ने पे अपने साथ जोड़ सकता है। तो मैक्सिमम केस में जो कार्बन होता है ना, वो कार्बन हाइड्रोजन को ही जोड़ता है। जब कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ता है अपने साथ तो उससे जो कंपाउंड बनते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन जब ऑक्सीजन वगैरह को जोड़ता है अपने साथ तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाता है। नाइट्रोजन को जोड़ता है तो प्रोटीन्स वगैरह बनाता है। बहुत सारे कंपाउंड्स इस वजह से बनते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे बनते हैं। हमारे जीवों के पास भी बहुत सारे ऐसे हो गए, तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक वाले। जैसे कौन सा? कार्बोहाइड्रेट मैंने बोला अभी आपको, फैट बोला मैंने, फैट भी है। ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो वीडियो बड़ा लंबी हो रही है, इस वजह से आज के लिए बस इतना ही किया जाता है। अगले दिन हम आपको सिखाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। बहुत संख्याएं मैंने बताई, इतनी संख्याएं होती है सर, इस वजह से इनका नॉमेनक्लेचर भी बहुत बड़ा आता है। अब इतने सारे यौगिक हैं तो इतने सारे कंपाउंड से तो क्या करना होगा? इनका नाम तो सिंपल ऐसे राम श्याम मोहन इस तरीके से रख पाना पॉसिबल है नहीं। 50-50 लाख है, कितनों का नाम रख देंगे ऐसे हम खोज खोज के? 20-20-50 नाम, एक बच्चे का नाम ढूंढने में तो कितना टाइम लग जाता है। अब आप बताइए इतनों का नाम कैसे ढूंढ पाएंगे हम? तो एक प्रॉपर रूल दिया गया, उस रूल को कहा जाता है IUPAC रूल। कल हम सीखने वाले हैं इसी के बारे में। इंट्रोडक्शन दूंगा पहले IUPAC का मैं, फिर उसके बाद उस IUPAC से कुछ कंपाउंड्स आपको बना के सिखाऊंगा। ठीक है भैया, मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय, टेक केयर।